हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। अगर और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन तथा 10,000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपये व्यय किए। उसे धारा 16 की उपधारा 2 में कटौती मिलेगी। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिसीव्ड सैलरी ₹1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। He spent ₹6,000 on entertainment. He is entitled to deduction under section 16 subsection 2। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक कर्मचारी है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स में स्पेशली कि किस तरह के कर्मचारी की बात हो रही है, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट की, सरकारी या फिर गैर सरकारी की। तो यहाँ पर कौन सा कर्मचारी है, सरकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उसकी जो सैलरी है उसको कितनी मिली है, 1,20,000 की। और उससे मनोरंजन भत्ता जो मिला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला है वो 10,000 का मिला है। और मनोरंजन पर उसने 6,000 रुपये के एक्चुअल में व्यय किए हैं। तो उसे कटौती कितने की मिलेगी आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि एक्चुअल ईयर रिसीव्ड, उसे कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है, तो वो हुआ है 10,000 का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है 20% ऑफ सैलरी, वेतन का 20%। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एनुअल वेतन लिया जाता है, यानी कि वार्षिक लिया जाएगा। अगर मंथली दे रखा हो तो उसे वार्षिक में बदल लेना है, आपको चेंज कर लेना है। और जो सैलरी ली जाती है उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी ली जाती है, उसमें डीए या कुछ और ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ बेसिक सैलरी आपको लेनी है। तो 20% ऑफ सैलरी 1,20,000 था, तो उसका 20% करेंगे कितना हो जाएगा, 24,000, 24,000 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5,000 की है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो टैक्स फ्री पार्ट होता है वो इन तीनों में जो सबसे कम होता है वो वाला होगा। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है, सबसे कम हो जाएगा जो मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की। और यही क्या हो जाता है, टैक्स फ्री पार्ट हो जाता है। तो कितने की कटौती मिलेगी उसे, यहाँ पर उसे 5,000 की कटौती मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। डेयरनेस अलाउंस, हाउसहोल्ड अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा भत्ता है वो पूर्णतः कर मुक्त। आपको पता होगा जो भत्ते होते हैं 3 तरह के होते हैं, पूर्णतः कर योग्य हो जाएंगे, आंशिक कर योग्य हो जाते हैं और पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। तो पूर्णतः कर मुक्त भत्तों में कौन सा आता है, जो पूर्णतः कर योग्य होंगे यानी कि फुली टैक्सेबल होते हैं। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, परिवार भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये पूरा क्या हो जाते हैं, पूरे टैक्सेबल होते हैं। और जो आंशिक वाले होंगे उसमें एचआरए आ जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है, कतिपय विशेष भत्ते होते हैं, यातायात भत्ता ये आता है। और जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं वो आ जाएगा विदेश भत्ता यानी कि फॉरेन अलाउंस, या उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें जो विदेश भत्ता है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जो ब्याज होता है, जितना खाते में जो जमा राशि उस पर जो ब्याज मिलता है वो किस सीमा तक कर मुक्त होगा, 8%, 9%, 9.5% या फिर 10%। तो वो हो जाता है 9.5% तक कर मुक्त होगा। इसके ऊपर जितना भी दिया जाता है वो सब टैक्सेबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है, सरकारी कर्मचारी के लिए कर मुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि हाउस रेंट अलाउंस इज fully exempted, exempted to a certain limit, exempted in big cities, exempted for government employees। तो जो मकान किराया भत्ता होता है अभी मैंने आप लोग को बताया ही था, तीनों तरह के जो है जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेस होते हैं उनके बारे में। मकान किराया भत्ता क्या था, ये आपका पार्टली था, यानी कि पूरी तरह से जो है टैक्सेबल नहीं होता, कुछ भाग इसका कर मुक्त होगा, कुछ कर योग्य होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो कर कितना होगा, एग्जेम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट, एक सीमा तक कर मुक्त होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। वास्तविक मकान किराया भत्ता 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया या जो भी कम हो। The HRA paid to an employee residing in Agra is exempt up to the lower of actual HRA. Excess of rent paid over 10% of salary or whichever is less
40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 60% ऑफ सैलरी, 75% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर आपको देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा समझ लीजिए कि यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि जो HRA जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर जो 3 पॉइंट हमारे बनते हैं, पहला पॉइंट हो जाता है एक्चुअल HRA रिसीव, जितना उसको वास्तविक में मकान किराया भत्ता मिला है। दूसरा पॉइंट आता है 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है 50% ऑफ सैलरी व्हेन इन 4 सिटीज, यानी कि अगर इन 4 शहरों में रह रहा होगा तो सैलरी का 50% आपको करना है। कौन से 4 शहर होते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसके अलावा किसी भी शहर में अगर वो रह रहा होगा तो उसकी जो सैलरी होगी उसका 40% किया जाएगा तीसरे पॉइंट में। तो यहाँ पर यही चीज़ आपसे पूछी है कि अगर वो आगरा में रह रहा है तो प्राप्त मकान किराया भत्ता किस सीमा तक कर मुक्त होगा, तो वो कितना हो जाएगा? सैलरी का 40%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80 DD के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है? व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी? ₹50,000, ₹75,000, जीरो, एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने धाराएं पढ़ी होंगी, कुछ धाराएं जो हैं वो व्यय के संबंध में, कुछ आय के संबंध में हैं, जहाँ पर 80C से 80U तक की डिडक्शंस दे रखी हैं। जब हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं पाँचों हेड से कैलकुलेट करने के बाद, तो हमें वहाँ पर कुछ डिडक्शंस देनी होती हैं जो कि 80C से 80U तक की होती हैं। उसी डिडक्शन में आपसे पूछा है 80 DD की डिडक्शन, कि यहाँ पर कि एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार का कोई निवासी है और वो क्या कर रहा है, अपने किसी निःशक्त आश्रित पर व्यय कर रहा है, तो उसे किस सीमा तक छूट मिलेगी? तो यहाँ पर जो उसे छूट मिलेगी वो हो जाएगी 75,000 तक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ ये इतना लिखा हो कि अब निःशक्तता के संबंध में, तो वहाँ पर 75,000 है, लेकिन अगर ये कहता है कि गंभीर रूप से निःशक्त है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ आश्रित पूछा है, निःशक्त आश्रित, या फिर गंभीर रूप से पूछा है। गंभीर रूप से है तो 1,25,000, और अगर जो सिर्फ निःशक्तता है तो वहाँ पर 75,000 की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशंस इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, JL नेहरू मेमोरियल फंड। तो यहाँ आपको बताना है कि आपने जो पढ़ी होंगी 80G की, जहाँ पर दान के संबंध में जो है कि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं उसमें जो 50% तक मिलती है, कुछ 100% तक होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से जो है वो 100% तक हैं। जो राष्ट्रीय खेल कोष है उसमें जो दी जाती है, दान दिया जाता है, तो वो राशि जो होगी वो 100% तक क्या होगा? कटौती योग्य होती है, कटौती उसकी स्वीकृत होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, डोनेशन। तो आपको बताना है कि जो 80G की डिडक्शन है वो किस लिए दी जाती है। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिए कि ये जो 80G की डिडक्शन है वो किस में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी। A non-resident individual received ₹4 lakh as royalty on the artistic book. He will get deduction under section QQB. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति है जो अनिवासी है, उसको कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख मिले हैं, उसको किस सीमा तक छूट मिलेगी? यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक अनिवासी की बात करी गई है, निवासी की नहीं। अगर वो निवासी होता तो उसे किस सीमा तक छूट मिलती? 3 लाख की छूट मिलती, लेकिन वो व्यक्ति क्या है? वो अनिवासी है, इसलिए उसे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, पूरी ही टैक्सेबल होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है? अंडर विच हेड द पेंशन इज टैक्सेबल? सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, नन ऑफ दीज। आपको बताना है जो पेंशन दी जाती है, रिटायर हो जाता है कोई व्यक्ति, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, वो किस शीर्षक में आती है? तो आप लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी को अपने 2 पार्ट में पढ़ा होगा। एक, जब वो जो है रहता है अपनी जॉब पर तब जो उसको सैलरी मिल रही है वो कैलकुलेट करना, और दूसरा जब वो रिटायर हो जाता है तब। तो वहाँ पर जो रिटायरमेंट वाला आपने पोर्शन पढ़ा था, अवकाश ग्रहण वाला, वहाँ पर हम पेंशन देते थे, और कहाँ उसको जो है किस हेड में थी? वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होती थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सैलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी इनकम, एग्जेम्प्टेड, कैपिटल गेन। तो आपको ये बताना है कि कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मकान संपत्ति है, आपने उसे किराए पर दे दिया, उस किराएदार द्वारा क्या किया गया? उसे दोबारा किराए पर उठा दिया गया। तो दोबारा किराए पर जो उठाया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे शिकमी किराया कहा जाता है। और वो किराया जो होगा वो कहाँ पर टैक्सेबल होता है? अन्य साधनों से आय में, मकान संपत्ति से आय में, कर मुक्त है, या फिर पूंजी लाभ में। तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाता है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइज ऑन क्रॉसवर्ड पजल्स, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ ए बिजनेस, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आय दे रखी है इसमें से कौन सी आय जो होगी वो अन्य साधनों से आय में शामिल नहीं की जाएगी। सहकारी संपत्ति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहली का इनाम, व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ, बैंक से ब्याज। तो यहाँ पर सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश इसको भी अदर सोर्सेज में लेते हैं, वर्ग पहले को भी अदर सोर्सेज में लेते हैं और बैंक से जो ब्याज मिलता है वो भी अदर सोर्सेज में ही जाता है। लेकिन जो व्यापार की ख्याति को बेचने से लाभ हो रहा है वो अदर सोर्सेज में नहीं जाता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अगर हम गुडविल को सेल कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयस्क बच्चे की आय कुल आय में शामिल की जाती है। इनकम फ्रॉम ए माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट, फादर, पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई बच्चा अगर अवयस्क है यानी कि उसकी आय जो है वो माइनर है, मेजर नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी इनकम होगी वो किस की आय में शामिल की जाएगी। तो यहाँ पर संपत्ति के हस्तांतरण करता कि उसके पिता की, माता पिता की जिसकी आय अधिक हो, इनमें से किसी की आय में नहीं। तो अवयस्क बच्चे की जो आय होती है वो उसके जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें से जिसकी भी इनकम अधिक होती है उसकी आय में उसको जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जाता है, अलग से उस पर टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी। माता या पिता जिसकी आय अधिक है इनमें से किसी की आय में नहीं। इनकम फ्रॉम फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मदर और फादर हुज इनकम इज ग्रेटर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपने जो इससे पहले का क्वेश्चन देखा था और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो पहले का क्वेश्चन था उसमें जो बच्चा था वो सिर्फ अवयस्क था, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है जो उसमें बच्चा है वो विकलांग भी है। तो अगर बच्चा विकलांग होगा तो उसकी जो इनकम होगी वो उसके माता या पिता किसी की भी इनकम में जोड़ी नहीं जाती, बल्कि अलग से उसकी इनकम को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से किसी के आय में नहीं। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में अवयस्क बच्चा लिखा है या फिर अवयस्क विकलांग बच्चा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशंस बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिंग बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन स्पेक्यूलेटिंग बिजनेस, इनकम ऑफ एनी हेड, नॉट फ्रॉम एनी इनकम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सट्टा व्यापार होता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा हानियों की पूर्ति में उन्हें आगे लेके जाना। वहाँ पर हमने देखा था कि जो अलग अलग हानियाँ होती है, जैसे मकान संपत्ति से हानि होगी तो उसे हम किसकी इनकम से पूरा कर सकते हैं, या फिर जो व्यापार था पेशे की हानि है, सट्टे के व्यापार से हानि है, सब हानियाँ जो होंगी और उन्हें हम कितने वर्षों तक ही आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सट्टे के व्यापार की हानि होती है उसे हम सिर्फ सट्टे के व्यापार की आय से ही पूरा कर सकते हैं, किसी और आय से नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी इनकम। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ यहाँ पर पूछ रहा है, आरटीसीजी एसटीसीजी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर उसकी हानि है तो हम उसे किसके लाभ से पूरा कर सकते हैं। तो उसे हम केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होगी तभी हम उस लॉस को क्या कर पाएंगे, रिटर्न ऑफ कर पाएंगे। और इसे कितने वर्षों तक हम ले जा सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसे हम 8 वर्षों तक आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, अल्पकालीन पूंजी हानि हो रही है, तो उसे हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ से भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दीर्घकालीन पूंजी हानि का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इसी तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए। और किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।